Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है चैप्टर नंबर 21 बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इशू के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस। कि जब ये ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस आती है तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, आज हम इस पूरी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इंपैक्ट क्या पड़ता है उससे पहले कोई जानना जरूरी है आखिर ये क्राइसिस होती क्या है और किसे हम बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस। इस के बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल डिस्कशन दूंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस वीडियो के दो पार्ट करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको सस्ते में नहीं निपटाऊंगा। सस्ते का मतलब समझ रहे हो कि मैं इसको तुरंत करवा के एक ही वीडियो में नहीं निपटा पाऊंगा, क्योंकि मुझे समझाने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिन चीजों में हमें टाइम लेना होता है मैं उसमें टाइम लेता हूँ, जिसमें नहीं लेना तो उसको जल्दी से निपटा देता हूँ, ठीक है। इसमें टाइम लगे इसलिए मैं इसकी दो सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, मैं एक ही वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं बुक से स्टार्ट करूं, पहले मैं आपका एक बेस डेवलप करूंगा, उसके बाद बुक के ऊपर आऊंगा, क्योंकि बेस डेवलप होना हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपने पास स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, आप उन चीजों पर सारे बिल्कुल ध्यान दोगे, ठीक है। देखो चीजें क्या हैं, एक मिनट, हाँ चलिए। तो चीजें कुछ इस तरीके से हैं कि मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे लेट सपोज विजय माल्या, ठीक है, जो हमारे विजय भैया हैं, ठीक है, विजय माल्या, ठीक है। अब जो विजय माल्या है, आप ध्यान से सुना, तो विजय माल्या का सीन क्या था? सीन ये था कि इन्होंने ये बोला, एक इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, इन्होंने ये बोला कि इनको 10,000 करोड़ रुपीस की जरूरत है, यानी इनको लोन चाहिए। अब विजय माल्या कौन है? किंगफिशर एयरलाइन के मालिक है और किंगफिशर की जो बियर वगैरह चलते हैं वो उसी के मालिक है, ठीक है। तो विजय माल्या ने कहा कि मुझे मेरे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ की जरूरत है। अब विजय माल्या का क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा था पहले। इन्होंने क्या किया, एसबीआई को अप्रोच किया। अब एसबीआई ने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट का लोन अगर एक बैंक देगी तो ऐसे में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो एसबीआई ने क्या किया, पंजाब से कुछ लोन लिया, कुछ बाकी बैंकों से ले लेकर इकट्ठा करके यहाँ पर 10,000 करोड़ का लोन जो है विजय माल्या को सेंक्शन कर दिया गया। अब जब विजय माल्या को यहाँ पर लोन सेंक्शन कर दिया गया, यानी इनको पैसे दे दिए गए, अब क्या था, एक टाइम पीरियड था। मैं अपने एग्जांपल में लेट सपोज कहता हूं कि हमारे पास टाइम पीरियड था 1 2 3 4 5, यानी ये 5 साल हमारे पास थे, जिनके अंदर ये क्या करेगा, विजय माल्या 5 साल बाद इसकी रीपेमेंट करना शुरू करेगा इंस्टॉलमेंट के अंदर। जैसे ही 5 साल गुजरते हैं तुरंत एसबीआई की तरफ से एक मैसेज आता है विजय माल्या को कि भाई साहब आपकी जो पेमेंट है वो ड्यू हो गया, यानी पहले इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट के साथ आपकी ड्यू हो गई, अब आप इसकी पेमेंट करना शुरू करो। लेकिन विजय माल्या की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। लेट सपोज की जो ड्यू डेट थी वो यहां पर आती थी, लेकिन ड्यू डेट पर इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो बैंक को लगता है कभी कभी इंसान थोड़ा बिजी होता है, वो इन चीजों पर थोड़ा कम ध्यान दे पाता है, तो ऐसे में बैंक क्या करती है, 90 डेज तक वेट करती है, यानी ड्यू डेट के बाद भी 90 दिन तक वो क्या करती है, अपने पास वेट करती है। अगर 90 दिन तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो अब बैंक क्या करती है, इस एसेट्स को, जो बैंक का एसेट्स है, ध्यान देना कि जो एसबीआई ने लोन दिया है वो लोन इसके लिए लोन है, लेकिन एसबीआई के लिए क्या है, वो एसेट्स है, क्योंकि एक तरह से इन्होंने लोन दिया है तो इनके लिए एसेट्स बन जाएगा एसबीआई के लिए। तो जो एसेट्स अब कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसी को नाम देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और शॉर्ट में इसी को क्या नाम बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं। यानी 90 दिन तक जब बैंक वेट करती है और सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता तो यही एसेट्स बैंक का एक डाउट हो जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, की पता नहीं भविष्य में विजय माल्या हमें पैसा देगा या नहीं देगा। फिर एनपीए के अंदर भी कैटेगरी आ जाती है आपकी, सब स्टैंडर्ड आ जाती है, डाउटफुल आता है और लॉस एसेट्स आता है। खैर मैं इस पर बात नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई क्लासेस के अंदर ये तीन चीजें मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या होती है। मुझे मेन मुद्दा ट्विन बैलेंस शीट के बारे में समझाना है। अब बात को समझो, अब जब एसबीआई अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो उस एसबीआई की बैलेंस शीट के अंदर जो उसका एसेट साइड होता है वहां पर क्या खड़े हैं, एनपीए खड़े हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत सारा खड़े हैं, और सिर्फ एसबीआई ने जिन जिन बैंकों से लोन लिया गया उन सभी बैंकों की बैलेंस शीट में एनपीए खड़े हुए। इधर विजय माल्या की जो बैलेंस शीट है वो बड़ी नीट एंड क्लीन है। इसने जो बैलेंस शीट में लोन्स एंड एडवांसेस दिखाए हैं, इसकी बैलेंस शीट की लोन्स एंड एडवांसेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब देखो, अगर हम विजय माल्या का प्रोफाइल देखें बैलेंस शीट का, तो वहां तो लोन और लोन एंड एडवांसेस जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, बट यहाँ तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, क्योंकि देखो विजय माल्या थोड़ी बोलेगा भाई मेरी बैलेंस शीट के अंदर जो लोन है वो मैंने पे नहीं किया, वो तो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बैंक की बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, एनपीए आ रहा है। यहाँ पर एक समस्या यह है कि इस बैलेंस शीट को देखकर कोई नहीं पता लगा पा रहा है विजय माल्या ने कोई डिफॉल्ट किया नहीं किया, जबकि यहाँ पर पता लगाया जा रहा है बैंक की बैलेंस शीट देखकर कि हाँ डिफॉल्ट हो रहा है। तो ऐसे में एक ही बैलेंस शीट के एक ही अमाउंट के दो मीनिंग निकल रहे हैं, यहाँ मीनिंग एनपीए का आ रहा है और यहाँ मीनिंग सिर्फ एक बोरिंग्स का आ रहा है। यहाँ पर दिक्कत आ गई कॉर्पोरेट में और आपकी बैंक्स के अंदर। तो जब कॉर्पोरेट एंटिटी में और बैंक्स के बीच में बैलेंस शीट को लेकर इशू आते हैं, और इसी इशू को नाम दिया था ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस, क्योंकि
जब हम कंपनी की ऑडिट करते हैं तो पता चलता है कि भाई इनके पास तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब बैंक्स की ऑडिट होती है तो पता चलता है इनके एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज इनको लोन पे लोन दी जा रहे हैं क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा लग रहा है देखने से बैलेंस शीट से। तो ये जो प्रॉब्लम है इसी को बोलते हैं नॉन ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा खड़ी हुई थी कि सन 2017 के अंदर जो फाइनेंशियल बजट पेश किया गया था उसमें इस प्रॉब्लम को रखा गया। इवन इकोनॉमिक सर्वे भी जो 2016 का आया था रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी कहा गया कि ट्विन बैलेंस की प्रॉब्लम इतने बड़े लेवल पे आ गई कि आने वाले समय के अंदर यही इकोनॉमी के अंदर एक क्राइसिस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। आरबीआई के जो गवर्नर थे हमारे पीछे के, तो उन्होंने भी इस बारे में जिक्र किया था, बट उनकी बात पर ज्यादा सुनवाई नहीं की गई थी। इसके बाद तो खैर गवर्नर ही बदल गए थे हमारे। तो ये चीजें अपने आप में क्या कहलाती हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। ठीक है, अभी मैंने जस्ट एक बेस बनाया दोस्तों, टेंशन नहीं लेना, अभी तो जस्ट बेस बनाया ना, तो थोड़ा सा भी चीजों को पढ़ो, मैं सब चीजें समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले तो आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया कि यहाँ भाई ट्विन बैलेंस शीट क्या होता है, क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पर जो एनपी की जो समस्या है, यानी नॉन परफॉर्मिंग, मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिख रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपी की जो समस्या है वो बैंकों के पास बढ़नी शुरू हो गई। ये एनपी की जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। अब जब बढ़नी शुरू हुई तो भाई भारत सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई रेवेन्यू लॉस अगर गवर्नमेंट को होगा तो कोई ना कोई तो कड़े नियम यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। अब कड़े नियम के लिए बैंक ने क्या किया, मतलब हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, तीन बड़ी बड़ी डिसीजंस लिए। मैं ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तीन बड़े बड़े यहाँ पर डिसीजंस लिए और तीन डिसीजन 3 R's पर डिपेंड है। मतलब इसको टैकल करने के लिए हमने 3R अप्रोच अपनाई। अब आप कहोगे सर ये 3R क्या, मतलब इसमें 3R होंगे? हाँ बिल्कुल, जिसमें एक R का मतलब होगा रेक्टिफिकेशन। एक R का मीनिंग क्या होगा, रेक्टिफिकेशन। दूसरे वाले R का होगा रिकंस्ट्रक्शन। क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन। और जो हमारा तीसरा वाला आर होगा उसका मतलब होगा हमारे पास रिकवरी। थर्ड आर का मतलब क्या होता है, रिकवरी। ठीक है, ये 3R हमारे पास है। अगर हम इन 3R पे फोकस करें तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगा एनपी की समस्या खत्म हो जाएगी, बट ये कहूंगा एनपी एक लेवल तक कम होने शुरू हो जाएंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म भी हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं 3R का मतलब क्या होता है, जिसमें पहले वाले आर का मतलब रेक्टिफिकेशन, दूसरे वाले आर का मतलब रिकंस्ट्रक्शन और तीसरे वाले आर का मतलब होता है रिकवरी। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर उनके प्रोजेक्ट को एनालिसिस करती है और एडवाइस करती है। अब जैसे लेट सपोज कि विजय माल्या है, अब विजय माल्या का जो लोन है वो क्या हो गया, एनपी हो गया। तो ऐसे में बैंक क्या करेगी, बैंक उनकी कंपनी में जाएगी और बैंक उनकी कंपनी से पूछेगी भाई साहब आपने लोन क्यों नहीं लिया अभी तक। तो विजय माल्या क्या बोलेंगे कि सर अभी बड़ी ज्यादा क्राइसिस चल रही है, अब हमारा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, लोग दारू वारू नहीं पी रहे हैं, लोग फ्लाइट्स में नहीं जा रहे हैं, दूसरी फ्लाइट्स में जाना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा धंधा मंदा चल रहा है। अब तो कहाँ से लोन दे, जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो लोन की रिकवरी कहाँ से हम कर पाएंगे। तो सर तो देखो हम देना तो चाहते हैं लेकिन हम दे नहीं पा रहे, रीजन ये है। तो यहाँ पर बैंक क्या बोलेगी बैंक कहेगी चलो कोई बात नहीं, हम आपको अपनी साइड के कई सारे एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियन देंगे कि उनके ओपिनियन के हिसाब से आपकी कंपनी को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एक बात बताओ, बैंक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्यों फ्री में देगी, ये बताओ। देखो भाई बैंक को ये काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर बैंक ने ओपिनियन नहीं दी और कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बनी तो भाई साहब ये एनपीए लॉस एसेट्स बन जाएगा। भाई एक साल के बाद ये क्या बन जाता है, लॉस एसेट्स बन जाता है। तो अगर ऐसी समस्या रही फिर तो बैंक का नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर है कि कंपनी को डूबने ना दिया जाए। अब कंपनी तो चाह रही मैं डूब जाऊं ताकि एनपी ना लोन ना देना पड़े, लेकिन बैंक तो ऐसा नहीं चाहेगी। तो बैंक क्या करेगी, कंपनी के अंदर अपने एक्सपर्ट्स भेजेगी और उनका ओपिनियन लेके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की यहाँ पर कोशिश करेगी। दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। भाई रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में समझाऊं, रेक्टिफिकेशन मतलब होता है कि जो गलतियां उनको सुधारा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं बोल क्या रहा हूं, कि हम अपने पास अपनी गलतियों को क्या करेंगे, सुधारेंगे, यानी एक्सपर्ट से उनके ओपिनियन लेंगे। ठीक है, नंबर 2 यहां पर क्या प्रोवाइड कराई जाएगी, गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या प्रोवाइड कराई जाएगी, गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर रियायतें जो है देखने के लिए आपको मिल सकती हैं। गाइडेंस का मतलब है कि आप काम को इस तरीके से करो तो ज्यादा बेहतर होगा, काम को उस तरीके से करो तो ज्यादा बेहतर होगा। इस टाइप से यहाँ पर क्या की जाएगी, आपको गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें जो इंटरेस्ट और जो ड्यूरेशन होता है लोन का वो सेम होता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि हम इंटरेस्ट में कोई वेवर देंगे तो नहीं, अगर ड्यूरेशन की बात करें, इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन लिया 10 साल का, तो क्या ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, नहीं। यानी ये दोनों बिल्कुल अपने पास क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब इसमें कोई रियायत नहीं है। बस रियायत क्या है कि हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे, एक अच्छी गाइडेंस दे देंगे, जिससे कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाए और कल को आप हमारे लोन को अच्छी तरीके से वापस सूद समेत जो है वो कर पाए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन के अंदर मैं आपको टोटल 3 स्कीम्स के बारे में
बताऊंगा, जिसमें पहली स्कीम का नाम है जिसको बोलते हैं 5:25 स्कीम। ठीक है, 5:25 स्कीम इसको नाम दिया गया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि देखो जब भी कभी हम किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, तो देखो आज मेरी कंडीशन अच्छी है, बट हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी कंपनी की हालत खराब हो जाए। देखो यहाँ तो पल पल चीजें बदलती रहती हैं। अब लॉन्ग टर्म में तो भाई साहब पता नहीं कहां से कहां हो जाए। आज मेरी कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है हर दिन, लेकिन हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटर ऐसा रहे कि मेरे करोड़ों में लॉस होने शुरू हो जाए पर डे के हिसाब से। इट माइट बी पॉसिबल। तो ऐसे में जो 5 है, इसके इस 5 ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है कि बैंक जो है हर 5 सालों पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरी 5 ईयर पर बैंक क्या करेगी, उस कंपनी में जाके रिव्यू करेगी कि सारा काम कंपनी के अंदर सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है, ये पॉसिबल है कि वो 10 साल से ज्यादा के लिए लिए जाएंगे। तो ऐसे में हर 5 सालों के ऊपर जो बैंक्स हैं वो क्या करेगी, रिव्यू रिपोर्ट मांगेगी किससे, कंपनी से। इवन खुद भी जाके वहां पे सर्वे करेगी कि सारी चीज सही से चल रही नहीं चली। पता चलता है कि जब लोन दिया था उस टाइम कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट ओवर द पीरियड उसकी परफॉर्मेंस कम होती गई। अब अगर उसमें हमने रिव्यू नहीं लिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी लॉस में जा रही है किस में जा रही है, क्योंकि लॉस में तो वो आपका पैसा नहीं देगी। तो हर 5 सालों पर क्या करना पड़ेगा, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। और अगर कल को जरूरत पड़ी कि वो कंपनी लॉस में जा रही है, तो एक काम करो, उसका जो टाइम पीरियड है, जो लोन की जो ड्यूरेशन है, उसको बढ़ा दो। उसको ये मत बोलो कि लोन नहीं दो, चलो तुम नहीं दे पा रहे, ड्यूरेशन बढ़ा दो। देखो इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, ड्यूरेशन बढ़ा दो। और ड्यूरेशन आप कितनी बढ़ा सकते हो, 1 साल से लेकर 25 साल तक बढ़ा सकते हो। इससे ज्यादा की ड्यूरेशन आप नहीं बढ़ाओगे। तभी इसका नाम 5:25 स्कीम रखा गया। पहले वाले 5 का मतलब है बैंक्स क्या करेंगी, हर 5 सालों पर रिव्यू करेंगी कि आप सही से परफॉर्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और जो 25 है, ये ड्यूरेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो आपका ड्यूरेशन है, इनकेस अगर आप लोन ड्यू डेट पर नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम आपके इस ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, 1 साल 2 साल, डिपेंड करता है आपकी कंपनी में किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, किस हिसाब से आपने लोन लिया हुआ है। बट मैक्स टू मैक्स हम आपका ड्यूरेशन कितना बढ़ाएंगे, 25 साल तक ही बढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और इसी स्कीम को पॉपुलरली बोलते हैं 5:25 स्कीम। तो सर आप हमें ये पढ़ा रहे हो कि जो एनपीए की समस्या है इसको कैसे कम कर सकते हैं। अरे हाँ बिल्कुल भाई, मैं यही तो बता रहा हूँ कि एनपीए की समस्या को कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि एनपीए आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जब से कोविड आया है तब से एनपीए तो भाई साहब ऐसे बढ़ रहे हैं, जितने कोरोना केस बढ़े उस हिसाब से एनपीए भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये स्कीम हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली स्कीम समझ आ गई है। नाउ पॉइंट नंबर 2, ध्यान देना, पॉइंट नंबर 2 अब है हमारे पास एसडीआर। प्लीज एसडीआर का मतलब वो मत समझना स्पेशल ड्राइंग राइट, ये वो नहीं है। इसमें एस का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक। क्या मतलब होता है इसका, स्ट्रैटेजिक। इसके बाद डी का मतलब होता है डेट, और इसके बाद आपका होता है रीस्ट्रक्चरिंग। क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग, एसडीआर। अब ये एसडीआर स्कीम क्या है, सुनो मेरी बात को। एचडीआर में क्या होता है, यहां पर सीधी सीधी बात ये बोली जाती है कि जैसे एक बैंक ने कंपनी को लोन दिया, तो वो कंपनी के लिए क्या है, डेट मतलब उधारी। भाई जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। डेट मतलब होता है उधारी। अब एक कंपनी ने जो उधारी लिया है वो तो उधारी है। अब एक बात बताओ कि अगर बैंक ने लोन दिया किसी कंपनी को, तो क्या मालिकाना हक बैंक को मिलेगा, सर नहीं मिलेगा। वो तो एक तरह का लोन है कि हाँ उसे पे करना है। अब बैंक ने देखा कि वो बंदा लोन ही नहीं दे पा रहा, एनपीए बन गया, तो ऐसे में बैंक एचडीआर पॉलिसी भी अपना सकती है। एचडीआर मतलब स्ट्रेटेजिक डेट रिकंस्ट्रक्शन। देखो उसने बोला कि जो आपकी डेट है ना, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। इक्विटी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि बैंक ने ये बोला कि अब इसको लोन रखने ही मत दो, एक काम करो, तुम नहीं दे पा रहे, चलो कोई बात नहीं, हटा दो लोन, हमें नहीं चाहिए पैसा, हम उतने की हिस्सेदारी ले लेंगे। क्या मतलब हुआ कि बैंक ने जितना लोन दिया, बैंक कहती है कोई बात नहीं आप मत दो, एक ढेला भी मत दो हमें, जितने रुपए आपने लिए आपकी कैपिटल के अंदर उतनी हमको हिस्सेदारी दे दो। यानी इक्विटी मतलब स्टेक दे दो, अपनी क्या दे दो, हिस्सेदारी दे दो। तो इससे दिक्कत क्या हुई कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने पहले से पैसा लगा के मालिकाना हक पाया हुआ था, उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जो होल्डिंग्स है वो क्या हो जाएंगी, कम। क्योंकि बैंक अपनी होल्डिंग बढ़ाएगा तो दूसरे की कम होगी ना भाई, एक बंदा आएगा तो दूसरे का शेयर तो कम होगा। ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी, लेकिन बैंक को तो फायदा हो रहा था। और ऐसे में बैंक की होल्डिंग क्या होगी, बैंक की होल्डिंग क्या होगी, बैंक की जहां कोई होल्डिंग नहीं होती थी वो बैंक की होल्डिंग बढ़ गई, इक्विटी में उसका स्टेक क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि जब ऑनरशिप राइट बैंकों के पास आ जाएगा तो बैंक उसको अपने तरीके से चलाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैंक अपने पर्सन और अपने एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करेगा, जिससे कंपनी प्रॉफिटेबल बने और अपने लोन को वो सूद समेत यानी विद इंटरेस्ट के साथ वो क्या कर पाए, इसकी वसूली कर पाए। मेरी बात समझो। तो बैंक ये चाल भी चलती है, चाल क्या चलती है, सही है, मतलब चाल नहीं बोलना चाहिए इसे,
ठीक है, तो सेकंड भी आपको समझ आ गया। अब बताता हूँ एनपीओ को कम करने के लिए थर्ड चीज क्या की गई, थर्ड चीज की गई जिसको होता है S4A। अब ये S4A क्या होता है, इसमें 4 S होते हैं, जिसमें पहले वाले S का नाम होता है स्कीम, स्कीम फॉर सस्टेनेबल, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग एसेट्स। ए फॉर क्या होता है, एसेट्स। देखो 4 बार ऐसा आएंगे, ठीक है, कितने बार आएंगे, 4 बार, जिसमें एक बार एस का मतलब क्या होता है, स्कीम, दूसरे वाले एस का नाम सस्टेनेबल, तीसरे वाले एस का नाम स्ट्रक्चरिंग, ए फॉर एसेट्स, तो एस फॉर ए। अब इसके अंदर क्या होता है, मेरी बात को सुनो। पहली बात तो ये है कि ये आरबीआई के द्वारा जो लॉन्च की गई थी ये स्कीम, ये लॉन्च की गई थी सन 2016 के अंदर, ठीक है, ईयर 2016 के अंदर इसको क्या किया था, लॉन्च किया गया था। अब जब ये लॉन्च किया गया था तो इसमें क्या बोला गया था कि आप एक काम करो, इसमें जो एसडीआर था, इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोल रहे थे भाई इसमें हमारी क्या गलती, हमारी हिस्सेदारी क्यों कम की जा रही है। तो यहाँ पर बैंक ने बोला चलो ठीक है भाई, इस स्कीम में क्या करेंगे, हम उन गलतियों को थोड़ा सुधार देंगे, ठीक है, इतना भी हम हार्श नहीं बनेंगे। हम एक काम करते हैं, जो भी कंपनी का डेट है, नहीं कंपनी को उधारी है, जितना भी उन्होंने नहीं दिया, तो देखो जो उनका अनपेड है, ठीक है, जो अनपेड शेयर है, जो उन्होंने पे नहीं किया, हम उसको प्रेफरेंस में बदल देंगे, इक्विटी में ना बदल के प्रेफरेंस शेयर में बदल देंगे। देखो इक्विटी में मालिकाना थोड़ा ज्यादा मिलता है, प्रेफरेंस में मिलता तो है लेकिन थोड़ा सा कम मिलता है, तो हम इस वाले शेयर के अंदर आ जाए, हम इक्विटी नहीं लेंगे बल्कि क्या ले लेंगे, प्रेफरेंस शेयर ले लेंगे। तो इससे मेरिट क्या हुआ, मेरिट ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पैटर्न में कोई भी डिफेक्ट नहीं आया, यानी कोई भी चेंज उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिला, और बैंक को अपना जो डिविडेंड है वो इक्विटी की जगह प्रेफरेंस पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो बात तो वही है, तो इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बैंक ने एक तो 5:25 स्कीम चलाई, एक उन्होंने एसडीआर चलाई, स्ट्रेटेजिक डेट रिकंस्ट्रक्शन, और तीसरा क्या चला है, S4A, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग एसेट्स। मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से बैंकों ने एनपीए को दूर करने की यहाँ पर क्या की थी, कोशिश की थी। अब हम थर्ड स्टेज पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड बी रिकवरी। अच्छा, रिकवरी स्टेज हमारे लिए बहुत ही ईजी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, रिकवरी में कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। रिकवरी के अंदर क्या थे, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए थे, जिसका नाम है सार फेसी एक्ट 2002। सारफेसी एक्ट को लॉन्च किया गया था। अब क्या था कि लेट सपोज कि अगर मैं बात करूं इस एक्ट के आने से पहले होता क्या था, लेट सपोज किसी कंपनी ने लोन लिया और वो टाइम पर नहीं दे पाए, तो ऐसे में क्या होता था, वो बैंक जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस फाइल कर देती थी। अब देखो केस फाइल करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप जानते हो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इतनी ज्यादा मिलती है कि ऐसे में लोन तो दूर की बात, भाई साहब बैंकों की भी चप्पलें घिस जाती है अपना ही पैसा लेने के लिए। तो बैंक को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी पता नहीं पैसा मिलता नहीं मिलता, तारीख पे तारीख मिलती रहती थी। इस वजह से इस एक्ट को लॉन्च करना पड़ा है। ये एक्ट क्या बोलता है अपने आप पे, ये एक्ट ये पावर देता है बैंक्स को कि वो अपने तरीके से काम कर सकता है और डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी क्या कर सकता है, अपने पास सेटलमेंट कर सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब इस सारफेसी एक्ट के अंदर सबसे टर्निंग पॉइंट क्या आया था, इस एक्ट में सबसे पहले 1991 के अंदर जो नरसिंगा राव कमेटी थी, ठीक है, नरसिम्हा कमेटी। अब इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था 1981 के अंदर, इन्होंने कहा था कि आप एक क्रिएट करो, किस चीज को क्रिएट करो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। मैं इसको फुल फॉर्म ले लेता हूं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब इसके क्या फर्क पड़ा, तो पहले एक बात समझो कि जब ये एक्ट नहीं आया था तो होता क्या था, होता ये था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस आते थे। यार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस लगे हुए हैं, उसमें आप एक और नया केस लेकर आ रहे हो, तो ऐसे तो उनकी जो फाइल्स है वो बढ़ती जा रही हैं, उनके तो कंप्लाइंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो एक काम करो कि एक स्पेशल कोर्ट बना दो जो बेसिकली इस टाइप के जो केसेस होंगे उनको एंटरटेन करेगा। तो उसी के लिए हमने एक स्पेशल केस बना दिया, एक स्पेशल कोर्ट बना दिया जिसका नाम है DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसका सिर्फ काम यही होगा कि जितने भी एनपीएस हैं उनके खिलाफ क्या ले सके, लीगल एक्शन ले सके। ये हुआ 1991 के अंदर जो नरसिंहा राव की कमेटी आई। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1998 के अंदर इन्होंने अपनी दूसरी रिकमेंडेशन दी। मैं बता दूं ये इनकी सेकंड रिकमेंडेशन थी, एनसी लिख रहा हूं, समझ जाना, नरसिंहम कमेटी की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। इन्होंने दूसरी रिकमेंडेशन में क्या बोला, इन्होंने कहा एक काम करो, अगर इससे काम नहीं हो रहा तो आप हम एक एक्ट लॉन्च करते हैं, सारफेसी एक्ट 2002 के अंदर। देखो सारफेसी एक्ट तो बाद में आया, लेकिन मैंने उससे पहले की थोड़ी आपको हिस्ट्री बता दी जिससे आपको चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आ पाए। इन्होंने सारफेसी एक्ट को करो। अच्छा, सारफेसी एक्ट क्या बोलता था, सारफेसी एक्ट बोलता था एक कंपनी क्रिएट करो जिसका नाम होगा ARC। ARC का मतलब होता है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी।
ये कंपनी क्या करेगी, जितने भी एनपीएस होंगे, बैंक के एनपीए होंगे, ये उनको बाय कर लेगी यानी खरीद लेगी और कुछ पैसा जो है वो दे देगी। और बाद में ये पैसा जो लोन होल्डर्स हैं यानी जिन्होंने लोन लिया था और डिफॉल्ट कर दिया, उनसे वसूली नामा का काम करेगी, वसूलने का काम करेगी। क्योंकि देखो बैंक का प्रोफेशन ऐसा है कि बैंक वसूल नहीं सकती है, क्योंकि वसूलेगी तो बैंक की इमेज खराब हो जाएगी, वो समझेंगे गुंडे गर्दे बुलाते हैं बैंक, तो बैंक से लोन कोई लेगा नहीं, विश्वास उठ जाएगा। तो बैंक ने ये काम क्या कर दिया कि इसको बेच दिया, एआरसी कंपनी को अपना एनपीए बेच दिया, बदले में थोड़ा सा पैसा ले लिया और बाकी अब एआरसी क्या करती थी, जो भी रिकवरी का प्रोसेस चलाना होता है वो कौन चलाएगा, आपका एआरसी चलाएगा। मतलब एआरसी को एक तरह से लीगल राइट मिल गए कि आप इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, जो एक्शन लेने का अधिकार किसको था, बैंक को। अब वही अधिकार इनको दे दिया और बैंक अपने काम पर फोकस करेगा और ये अपनी लीगल कंप्लायंसेस को क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। इसके बाद दूसरी, अब ये तो हो गया सरफेसी एक्ट, ठीक है। दूसरा एक और एक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है बैंकरप्सी कोड, बैंकरप्सी कोड। बैंकरप्सी कोड भी सरफेसी एक्ट की ही तरह है। इसमें क्या बोला गया है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, मैं इसको एमसीए बोल दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कंपनीज को डील करती है। अगर कोई भी कंपनी बनाना चाहता है तो एमसी की वेबसाइट पे जाके ही वो बनाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को लॉन्च किया है सन 2016 के अंदर। इसमें क्या किया गया था, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया था और इन्होंने कहा था एक काम करो, ऐसी जो भी कंपनियां डिफॉल्ट करी हैं उन कंपनी को ही बेच डालो, टंटा ही खत्म करो, कंपनी को बेचो, उससे एसेट्स रिकवर करो, मतलब एसेट्स मतलब पैसे रिकवर करो, और अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो उसको वापस कर दो, और बाकी अपने लोन का इंटरेस्ट के साथ जो भी अमाउंट बनता है वो उसके एसेट्स बेचकर या कंपनी को डुबाकर, कंपनी को बेचकर वो पैसा खा जाओ, मतलब बैंक अपने पास ले ले। ये पावर दे दी गई थी बैंकरप्सी कोड के अंदर। तो लोग डर के मारे फिर कभी भी कोई गलत काम करने से क्या करते थे, डरते थे कि अगर हमने इनको डिफॉल्ट कर दिया तो हो सकता है कि कल को हमारी कंपनी बिक जाए। तो ऐसे में फिर डिफॉल्ट का जो रेशियो है ना, वो एक लेवल तक थोड़ा कम होते हुए हमको देखने के लिए मिला। लेकिन आप ये कहो कि बहुत ज्यादा देखा गया कि कम होते, तो ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा इसके अंदर डिफरेंसेस हमें देखने के लिए नहीं मिले थे। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। तो ये था हमारा बैंकरप्सी कोड के बारे में, मेरी बात क्लियर हुई। तो अब ये बताओ कि आपको ये समझ आया कि हमारी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक बंदा जो है वो लोन लेता है, उसकी बैलेंस शीट कुछ अलग नजर आती है, लेकिन यही जो बैंक्स होती है उनके बैलेंस शीट के अंदर एनपीए खड़े नजर आते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सन 2016 के अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सामने रखा गया और इस प्रॉब्लम को नाम दिया गया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्या नाम दिया गया था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का यहाँ पर नाम दिया था। अब एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर रेक्टिफिकेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी जैसे केसेस यहाँ पर चलाए गए। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम बुक से रीडिंग लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बुक वाले ने क्या बोला है। बट हमें बुक की एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपका बेस देखो यहाँ से बना दिया है। चलो एक बार मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, ये रहा ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस। चलो मैं थोड़ा सा इसका पहले, हाँ आई थिंक क्लियरिटी अब आपको नजर आ रही होगी। चलो मैंने फोकस सही कर दिया इसका। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये देखो द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक पर्टिकुलरली द पब्लिक सेक्टर। अब देखो पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर एनपी की समस्या ज्यादा आ रही है, पता है क्यों, ये सरकारी बैंक है, इनमें गवर्नमेंट का मिनिमम 51% स्टेक होल्डिंग जो है वो भी रखी गई है, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं, तो भाई प्राइवेट सेक्टर तो पूरा गला पकड़ लेता है और इतनी कोलेटरल लिखवा लेता है कि आप अगर लोन नहीं भी दोगे तो बैंक उससे डबल ट्रिपल आपसे वसूल लेगी। तो पब्लिक जो एनपीए जो ज्यादा समस्या देखने को मिलती है वो पब्लिक सेक्टर से देखने के लिए मिलती है, प्राइवेट सेक्टर से देखने के लिए नहीं मिलती है। अब इसमें क्या बोला गया कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा जो एनपीए की समस्या है, जो न्यूज है एनपीए की, वो बहुत ज्यादा बढ़ती चढ़ती हुई हमें नजर आई। तो कुछ स्टेप्स जो है वो आरबीआई के द्वारा लिए गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो ऑलमोस्ट फेल ही हो गए। अब इसका मतलब ये निकलता है कि जो डेट है वो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को जो है वो हिट करना स्टार्ट कर चुका है। अब एक बात बताओ, लेट सपोज एक कंपनी ने लोन लिया, ठीक है, और वो लोन पे नहीं कर पाया, देखो भाई कोई कंपनी ये सोचकर लोन नहीं लेती कि हमें इसका पैसा डुबाना है, उसका काम नहीं चलता जिसके चलते पैसा डूब जाता है। तो इससे इकोनॉमी पर भी उसका इंपैक्ट जो है वो देखने के लिए मिला। आप ये मत सोचो कि एनपीए बैंकों के लिए समस्या है, एक आम ग्राहक के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर एनपीए ज्यादा बढ़ेंगे तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जैसी चीजें आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इसका इंपैक्ट हमारे ही ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज की डेट में बहुत इंडिया जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक इकोनॉमी है, लेकिन इस इकोनॉमी में एक रोड़ा मतलब एक ऑब्स्टिकल, ठीक है, वो कौन लगा रहा है, एनपीए लगा रहा है। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने ऐसा देखा कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ गए जिन्होंने बहुत ज्यादा वर्स, मतलब कह सकते हो बहुत ही एक गलत इंपैक्ट डाला हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और आप कह सकते हो ये हमारी ग्लोबल फाइनेंस
क्राइसिस GFC को प्रमोट करिए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब है जैसे अमेरिका के अंदर सन 2008 के अंदर जो क्राइसिस आई थी उसका इम्पैक्ट देखो इंडिया को भी हिट किया था। तो इस टाइप की कोई इम्पैक्ट जो हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं उनको हमने क्या नाम दिया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो हमने 2007 में फेस किया था। ऐसा लगता है कि ये ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस भी उसी को जन्म देने वाली है और आने वाले समय के अंदर इस टाइप के क्राइसिस और हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, जो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है वो बढ़नी शुरू हो गई। अब इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है, एनपीओ का बढ़ना, जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है, पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर ये एनपी की समस्या बढ़ती हुई हमें नजर आई। और हमने ये तक देखा कि जो हाईली स्ट्रेस बैलेंस शीट होती है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, मतलब प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट कुछ और कहानी बयां करती है और जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो कुछ और कहानी बयां करती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम होनी यहाँ पर शुरू हुई। मेरी बात समझ रहे हो? चलो अब इसका सोल्यूशन क्या था दोस्तों, ये सब पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बिल्कुल फालतू बकवासी दे रखी है। मेन है देखो ये आपका पारा, और आपको याद होगा मैं पारा के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भूल गए होगे क्योंकि इतना आपको याद नहीं रहता, मुझे पता है छोटे छोटे बच्चे इतना कहाँ याद रखोगे यार, और भी तो जिंदगी है आपकी, ये थोड़ी कि यही पढ़ते रहोगे। मैं जानता हूँ, ठीक है, अपने बच्चों को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो भूल गए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करेंगे, पारा के ऊपर मैं भी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो पारा के ऊपर बना दूंगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बट फिर भी मैं दोबारा बता दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो पारा के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं बुक से नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह लिखा दूँ तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी हम एक काम करते हैं, इस बुक से इस टॉपिक को हम खत्म मान लेते हैं। अभी पूरा हुआ नहीं क्योंकि मुझे अभी सेकंड पार्ट भी इसका कराना है, बट क्या ना वो सेकंड पार्ट मैं नोट्स में से कराऊं, बुक को नहीं उठाऊं क्योंकि बुक से जितनी रीडिंग लानी मैं लगा चुका। इसी वजह से मैं आज इस पर क्या कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ। बाकी दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसका सेकंड पार्ट देखना मत बोलना, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मत देखना बोलना क्योंकि उसके बिना ये थोड़ी चीज आपको क्लियर नहीं होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, आपको पारा के बारे में बताऊंगा कि पब्लिक एसेट्स रिहैबिलिटेशन एजेंसी का क्या काम होता है, पारा, जिसको हम बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो गाइस आज की वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।